गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 7th की साइंस की बुक। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर का हो गया था। टुडे आई विल टीच यू पार्ट सेकेंड चैप्टर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आपका है सहजीवता। अब आज जानेंगे इस चैप्टर में इसके बाद की सहजीवता क्या होती है। ठीक है। जब दो पौधे परस्पर इस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं कि इससे दोनों को लाभ होता है तो इस क्रिया को सहजीवता कहते हैं। मतलब जब दो जीव या दो कीट इंसेक्ट आपस में मिलकर दोनों को आपस में क्या होता है, लाभ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहजीवता कहते हैं। जो दोनों का लाभ उठाते हैं, एक दूसरे पर रह के दोनों एक दूसरे का लाभ उठाते हैं। अर्थात कुछ आवश्यकताएं पहला पौधा दूसरे के द्वारा पूरी करता है तथा कुछ वह दूसरे पौधों को लाभ भी पहुंचाता है। जैसे कि लाइकेन, जहां एक शैवाल तथा एक कवक में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब लाइकेन एक आपका पौधा होता है और शैवाल आप जानते होंगे जो काई होती है। शैवाल में पर्णरिम होता है, अतः यह कुछ अंश तक स्वपोषी है और भोजन पदार्थों का निर्माण करता है। शैवाल द्वारा निर्मित भोजन को कवक अपनी आवश्यकता अनुसार लेता है। जो शैवाल आपका होता है इसमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये अपने भोजन से बना सकता है। इसी कारण जो हमारा कवक होता है उसके कुछ आवश्यकताओं को अपने पूरा करने के लिए उस पर निर्भर रहता है तथा इसके बाद में जल, खनिज, लवण रहने के लिए स्थान आदि शैवाल को प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि सूखी हुई मिट्टी के अंदर पानी कहाँ से निकलता है? मिट्टी के कणों के चारों ओर पतली परत के रूप में पानी उपस्थित रहता है। मिट्टी को गर्म करने की क्रिया द्वारा उपस्थित पानी का परीक्षण कर सकते हैं। एक ढका हुआ जार लें और उसमें गर्म की हुई मिट्टी डालकर जार का मुंह बंद कर दें। कुछ समय बाद जार की दीवारों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी जमा हो जाता है। पौधे मिट्टी के से खनिज पदार्थ भी ग्रहण करते हैं। ये खनिज मिट्टी के अंदर लवण के रूप में पाए जाते हैं। मतलब पहले आपको एक जार लेना है, जार में उसमें मिट्टी कुछ डालनी है गर्म करके, उसके बाद उसके मुंह को क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद उस जार के अंदर जब खोलेंगे तो बूंद के रूप में कुछ पानी आपको मिलेगा वहां पर जमा, लवण के रूप में पाए जाते हैं। और वो क्या होते हैं, खनिज मिट्टी के अंदर लवण के रूप में पाए जाते हैं। वो लवण होता है आपका मिट्टी में उपस्थित जल में घुले खनिज तत्वों को जड़ पानी के साथ अवशोषित करता है। जो आपके मिट्टी में जो उपस्थित क्या रहते हैं, खनिज लवण तत्व होते हैं, जो वो जड़ क्या करता है, जड़ पानी के नीचे से अंदर से मिट्टी से अवशोषित कर लेता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो चीज़ें होती हैं आपकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो मिट्टी में पाए जाते हैं, पौधों की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक है। मतलब आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों को बड़ा होने के लिए, वृद्धि करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। किसान इन खनिज तत्वों को अपने खेतों में फसल की वृद्धि के लिए खाद के रूप में डालता है। आप लोगों ने देखा होगा जो किसान रहते हैं तो अपने खेतों में उनको बड़ा करने के लिए, फसलों को और अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें खादों का छिड़काव करते हैं जिससे वो थोड़ा जल्दी वृद्धि कर लेते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले उर्वरक यूरिया NPK है। मतलब जो आपके यूरिया आपने नाम सुना होगा, जो प्रयोग में लाई जाती है फसलों के लिए, वो NPK है। ठीक है, जिसका मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पौधों में पोषण अधिग्रहण विधि। अब हम जानेंगे पौधों में पोषण कैसे अधिग्रहण होता है, कैसे वो लेता है पौधा, उस विधि के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज तत्वों को भोजन बनाने के लिए पत्तियों में एक विशेष प्रकार के उत्तकों द्वारा ऊपर की ओर ले जाया जाता है जिससे जाइलम कहते हैं। मतलब जो आपकी पत्तियां होती हैं एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, उसमें उत्तक होते हैं जो पानी को और खनिज लवणों को, जाइलम जिसको कहते हैं, वो पेड़ों में क्या करते हैं, खींचते हैं ऊपर की ओर। इस प्रकार पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया भोजन पौधों के अन्य भागों में एक विशेष प्रकार के उत्तक द्वारा पहुंचाया जाता है जिन्हें हम फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम द्वारा आपका क्या होता है,
जाइलम द्वारा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का कार्य होता है कि जो खाना बना रहता है, भोजन बना रहता है, वो पेड़ों के सभी पार्टों में ले जाने का उसका काम होता है। तो आपने ये जाना। फिर आपका आता है जंतुओं में पोषण। अब हम जानेंगे जंतुओं में पोषण कैसे होता है। ठीक है, जंतु विभिन्न प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के पाचन की क्रिया सामान्यतः समान होती है। जंतुओं में पोषण क्रिया दो महत्वपूर्ण घटकों पाचन तथा अवशोषण से पूरी होती है। जंतु परपोषी होते हैं। अपने भोजन के लिए वे पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। मतलब पौधे क्या होते हैं? आपके परपोषी होते हैं और वो दूसरे जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इनमें अंतःग्रहण पूर्णभोजी होलोजोइक प्रकार का होता है। मतलब आप जान रहे, जो इनमें अंतर्ग्रहण होता है वो मुख्य रूप से कैसा होता है? होलोजोइक प्रकार का होता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, भोजन अंतर्ग्रहण की विधि, विभिन्न विधियां। अब भोजन अंतर्ग्रहण कैसे होते हैं उसकी विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न जीवधारी अपने भोजन को विभिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं। प्रत्येक जीवधारी में अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कूटपाद मतलब पादाब, पक्ष, सीलिया, अस्पर्शक, सूचक, चूसक, जीभ, आहार नली, हाथ इत्यादि। मतलब इन चीज़ों के द्वारा, ये पार्ट्स जो होते हैं इनके द्वारा जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, अपने अपने उनके पार्ट होते हैं जिससे भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर आपका आता है पॉइंट 1, कूटपाद। कूट मतलब कूट, झूठे पाद, पैर। अमीबा में अंगुलियों के समान उभरे हुए कूटपाद पाए जाते हैं। अमीबा कूटपाद का उपयोग भोजन को पकड़ने तथा फंसाने में करता है। ये कूटपाद भोजन को खाद्यधानी से जोड़ते हैं और खाद्यधानी में भी ही भोजन का पाचन करते हैं। मतलब अमीबा जो होता है वो क्या होता है, उसके बाद कूट जो पाद होते हैं वो अंगुलियों के रूप में एक उभरी हुई रचना होती है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, उसी से भोजन को पकड़ने तथा फंसाने में उसकी सहायता मिलती है उन्हीं से, और उसी से क्या करते हैं, खाद्यधानी से जोड़ते हैं उसको, कूटपाद को, और खाद्यधानी में ही भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, ये आपका होता है अमीबा। अमीबा को कूटपाद के द्वारा भोजन करना, इस तरीके से वो कूटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट आपका आता है पक्ष। पक्ष बाल के समान रचना। अब दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है आपका है पश्म। पश्म बाल के समान रचना। पैरामीशियम के शरीर तथा मुख पर संयुक्त रचना होती है जिन्हें पश्म कहते हैं। ठीक है, ये संरचनाएं भोजन को सीधे मुख साइटोस्टोम के ओर ले जाती है। जो हमारा पैरामीशियम होता है ये भी एक जंतु होता है जिसके क्या होते हैं, पश्म पाए जाते हैं, जो बालों की तरह संरचना होती है, और इसी से ये क्या करते हैं, अपने भोजन को अंदर की ओर ले जाते हैं और डायरेक्ट ये किस में डालते हैं, मुख में, जिसको साइटोसोम कहा जाता है, साइटोस्टोम कहते हैं। ठीक है, फिर आपका है पश्म खाद्य कणों को मुख से साइटोस्टोम की ओर अपनी गति से ढकेलते हैं। मतलब जो पश्म होते हैं वो खाद्य जो कण होते हैं, हमारे भोजन होते हैं, उनको क्या करता है, साइटोस्टोम की ओर गति से मतलब तेजी से थोड़ा ढकेलते हैं। अमीबा और पैरामीशियम भी इसी तरह भोजन ग्रहण करने की विधि अपनाते हैं। जो हमारा अमीबा पहला हुआ जो हमने बताया, और ये हमारा पैरामीशियम, दोनों क्या करते हैं, इसी प्रकार की विधि को अपनाते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। तीसरा आपका होता है अस्पर्शक। ये धागे के समान लंबी संरचनाएं हाइड्रा के चारों ओर होती है। इनमें देशी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शिकार को मारती हैं। मतलब अस्पर्शक क्या होता है, ये धागे के समान क्या होती है, एक संरचना होती है। हाइड्रा हमने बताया था, हाइड्रा भी एक जलीय जीव होता है। ठीक है, जो आपको देखने में लगेगा जैसे एक पौधे की तरह, लेकिन ये भी एक जीव होता है। इनमें देशी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, शिकार को मारती हैं, और इसके बाद अस्पर्शक शिकार को मुख में पहुंचाते हैं। शिकार नीचे की ओर देह गुहा में गिर जाता है और जाइलम विकर
शिकार पर क्रिया करके पचाता है। जो आपके बॉडी में जाइलम नाम का एंजाइम होता है वही क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। पचित भोजन देह गुहा की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो भोजन पच जाता है तो देह गुहा जो आपकी बॉडी में पाया जाता है देह गुहा होता है, वो क्या करता है, भोजन को अवशोषित कर लेता है। फिर आपका आता है जीभ। मेढक की जीभ दरार युक्त होती है। ये सिरे पर से और ऊपर सिरे पर से अंदर की ओर मुड़ी होती है। ये चिपचिपी भी होती है। जैसे ही मेढक की हलचल करते हुए कीट को देखता है, वैसे ही वह अपनी जीभ को क्या कर लेता है, अपनी जीभ को सीधे करके उस पर प्रहार करता है। मतलब जैसे ही इनके जीभ में क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जो चिपचिपा टाइप का होता है, और जब भी ये किसी कीट को देखता है तो ये अपने जीभ को उसके ऊपर फेंक देता है, ठीक है, प्रहार करता है और उसे पकड़कर वापस अपनी जीभ में मोड़ लेता है, और फिर उसको क्या करता है, ऐसे ऐसे करके अंदर की तरफ लपेट लेता है, जिससे वो कीट क्या हो जाता है, उनके मुख में चला जाता है। मेढक की जीभ लचीली होती है जो बाहर तक जा सकती है। इसकी जीभ सामने से जुड़ी होती है, अंदर या बाहर करने में स्वतंत्र होती है। क्या होती है, सामने से ही जुड़ी रहती है। आपको लगता हो कि अंदर जुड़ी है, लेकिन ये क्या होती है, आगे से ही जुड़ी रहती है। जीभ ज़्यादा अंदर तक नहीं होती है, जिससे ये आसानी से बाहर की ओर ज़्यादा निकल सकती है। इसलिए ये बाहर की ओर क्या होती है, बाहर की तरफ फ्री रहती है एकदम, कि चाहे जहाँ फेंक दो, किसी की भी कीड़े पे अचानक फेंको और उसे अपने अंदर खींच लो। मेढक का पाचन तंत्र बहुत विकसित होता है, जो मुख से जुड़ा होता है, भोजन को एंजाइम की सहायता से पचाता है। जो मेढक का पाचन तंत्र होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, विकसित होता है, मतलब पूर्ण रूप से बना होता है, सही होता है, जो मुख से जुड़ा होता है, मतलब जो मुंह से जुड़ा होता है, और भोजन को एंजाइम की सहायता से क्या करता है, भोजन को पचा लेता है। पचाना मतलब डाइजेस्ट करना। ये देखिए इस तरीके से उसकी जबान क्या होती है, लंबी होती है, और यहाँ पे कीट है तो इसको फेंक के उसके ऊपर कीट को क्या कर लेता है, अपने मुंह के अंदर कर लेता है मोड़कर। फिर आपका पांचवा पॉइंट जो है आपका आहार नल का, ठीक है। तो अब आपका है आहार नलिका क्या होती है। तितली के द्वारा भी आहार नलिका का उपयोग होता है, जो तरल पदार्थ ग्रहण करती है, जिसे फूलों का रस, द्रव पदार्थों को ग्रहण वाले जीवों के चाटने और चूसने की क्रिया के लिए अलग तरह के मुख भाग होते हैं। इस क्रिया का एक उदाहरण है घरेलू मक्खी। मतलब जो आहार नाल का यूज किसमें होता है, आपके जो तितली के द्वारा भी आहार नाल का उपयोग किया जाता है, उससे अपने भोजन को क्या करती हैं, वो पचाती हैं, जो तरल पदार्थ ग्रहण करती हैं, जिससे तरल पदार्थ आप जानते हैं, जो ये तितली होती हैं फूलों का जूस पीती हैं, रस पीती हैं। फूलों का रस द्रव पदार्थों को ग्रहण करने वाले जो जीव होते हैं, चट्टाने और चूसने की क्रिया के लिए अलग तरह के मुख भाग होते हैं, और ये जिससे अपने क्या करती हैं, फूलों के रसों को चूसती हैं, तो उनके लिए एक मुख भाग होता है, जिससे वो उसमें चुभा कर अपने मुंह को एकदम उसके तरह, निडल की तरह, सुई की तरह होता है, चुभाती हैं, उसके बाद उसे सोख लेती हैं, ठीक है, चूसने का काम करती हैं। जैसे आपकी होती है उदाहरण के लिए आपका घरेलू मक्खी। इस प्रकार जीव जंतु विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब इस प्रकार के जो जंतु होते हैं आपके चूसक वाले, तो वो विभिन्न प्रकार से भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मक्खी की संरचना तस्तरी नुमा होती है। मच्छर के पास एक आहार नली होती है जो भेदने और चूसने का काम करती है। मतलब जो आपकी मक्खी होती है उसकी संरचना कैसी होती है, तस्तरी नुमा होती है, और मच्छर के पास क्या होता है, एक आहार नली होती है जो भेदने और चूसने का, भेदने मतलब कोचने का, और चूसने का काम करती है। एक मकड़ी जाल बुनकर शिकार पकड़ती है, और मकड़ी जो होती है वो आपका शिकार किस तरीके से पकड़ती है, जाल को बुनकर। हम अपने हाथों का उपयोग भोजन को मुंह में ले जाने के लिए करते हैं। मतलब आप जानते हैं जो मनुष्य होते हैं वो अपने भोजन का हाथों का उपयोग किस लिए करते हैं, भोजन को मुंह तक ले जाने के लिए। ऑक्टोपस और जो चूसने वाले जंतु हैं, ये पोषक से रस चूसते हैं। मतलब आप जान सकते हैं जो आपका ऑक्टोपस होता है और आपकी जोंक होती है जो पानी में पाई जाती है, और ऑक्टोपस भी आपका पानी में पाया जाता है, जो जलीय जंतु होते हैं।
ये क्या करते हैं, ये चूसने का कार्य करते हैं। जंतुओं में पोषण के विभिन्न पद। आप जानेंगे जंतुओं में पोषण के जो विभिन्न पद होते हैं, कौन कौन से मतलब स्टेप है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। जंतु पोषण को हम पूर्णभोजी पोषण के नाम से भी जानते हैं। मतलब जंतु पोषण को किस नाम से जाना जाता है, पूर्णभोजी पोषण के नाम से जाना जाता है। जंतुओं तथा मनुष्य की कोशिकाओं में पोषण भोजन ग्रहण से भोजन निष्कासन तक 5 पदों द्वारा पहुंचता है। मतलब आप जान सकते हैं कि जो आपके मनुष्य होते हैं उनकी कोशिकाओं में पोषण और भोजन ग्रहण, जो आपके भोजन होते हैं, कैसे उनमें निष्कासन होता है, कैसे निकलता है, और 5 पदों द्वारा पहुंचता है। मतलब अब इसमें 5 स्टेप होते हैं, जैसे आप खाने को खाते हैं, फिर पचित कैसे होता है, फिर कैसे आपका निष्कासित होता है। तो अब उन स्टेप के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका जो होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, कैसे हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं वह प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम पिछले खंड में पढ़ चुके हैं कि विभिन्न जीवधारी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। मतलब आपको पहले बता दिया गया है कि जो जीवधारी होते हैं वो अपने भोजन प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियों को अपनाते हैं। दूसरा, भोजन का पाचन। अब भोजन कैसे पचित होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा संयुक्त ठोस अघुलनशील तथा भोजन के बड़े टुकड़ों को एंजाइमों की क्रिया द्वारा सरल घुलनशील तथा स्वांगीकरण के लिए आवश्यक तत्वों में बदलते हैं, वह प्रक्रिया आपकी पाचन कहलाती है। मतलब जो आपके प्रक्रिया द्वारा संयुक्त ठोस पदार्थ होते हैं आपके क्या होते हैं, पहले वो अघुलनशील जो होते हैं तथा भोजन के बड़े टुकड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंजाइमों की क्रिया द्वारा सरल घुलनशील तथा स्वांगीकरण के लिए आवश्यक तत्वों में बदलते हैं। पहले जो आपके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो धीरे धीरे करके आप मुंह में उसे तोड़ते हैं, उसके बाद भी वो बड़े जो रहते हैं तो एंजाइम के द्वारा उन्हें अघुलनशील बनाया जाता है और उसके बाद स्वांगीकरण के लिए वो आवश्यक तत्वों में बदलते हैं। वह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पहला एंजाइम विकर क्या है, तो आप जानते हैं एंजाइम विकर क्या होता है। एंजाइम एक जीव में उत्प्रेरक है जो प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम जैव रासायनिक क्रिया की गति को अंतिम उत्पाद में बिना किसी बदलाव के त्वरित करता है। जो आपका एंजाइम एक क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, किससे बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। और एंजाइम को क्या करते हैं, जैव रासायनिक क्रिया की गति को क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद में बिना किसी बदलाव के त्वरित करना। मतलब उसे बिना किसी बदलाव के ही उसे त्वरित कर देते हैं। उदाहरण एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रेप्सिन आदि, ये आपके सारे क्या होते हैं, आपके एंजाइम होते हैं। तीसरा आपका होता है भोजन। तीसरा पॉइंट आपका भोजन का अवशोषण कैसे होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं पचे हुए भोजन पोषक तत्व को अवशोषित करती हैं अवशोषण कहलाती हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करती हैं, कोशिकाएं जो हमारे बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं वो पचे हुए भोजन को क्या करती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहलाते हैं। मनुष्य में पोषक तत्वों का पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में अंगुलियों के समान रचना, मतलब हमारी छोटी आंत में अंगुलियों के समान रचना पाई जाती है, वो क्या करती है, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है। विली द्वारा होता है। विली आपकी एक रचना पाई जाती है, उसी के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं। चौथा आपका है भोजन का स्वांगीकरण। अब हम जानेंगे भोजन का स्वांगीकरण कैसे होता है। वह प्रक्रिया जिससे सरल घुलनशील पचा हुआ भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इसका उपयोग ऊर्जा की उत्पत्ति तथा वृद्धि में सहायक होता है, स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब वह जो आपकी प्रक्रिया होती है, पूरा स्टेप जो आपको बताया गया है, इस तरीके से होने के बाद जो घुलनशील पचा हुआ जो आपका पदार्थ होता है, भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा जो ग्रहण कर लिया जाता है, इसके उपयोग ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, वृद्धि में सहायक होता है, वो स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब जो ऊर्जा होती है उसकी उत्पत्ति और वृद्धि में सहायक होने के बाद जो होता है वही क्या होता है, आपका स्वांगीकरण कहलाता है। मल त्याग अथवा बिना अवशोषित भोजन का परित्याग, कि कैसे अब जो भोजन आपका पचित नहीं हुआ, खराब है, वो कैसे आपको निष्कासित करना है, वो क्रिया कैसे होती है
कि जिस प्रक्रिया द्वारा अनुपयोगी तथा बिना अवशोषित भोजन को शरीर से हटाया जाता है वह प्रक्रिया मल त्याग अथवा उत्सर्जन कहलाती है। मतलब जिससे हम जो आपके मल होते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया, बाहर जो निकाली जाती है प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ये क्रियाएं एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय जीवधारियों में पाचन के दौरान होती है। मतलब एक कोशिकीय जो जीव होता है और बहुकोशिकीय जो जीवधारी होते हैं उनके पाचन, जब भोजन पचित होता है उसके दौरान ये प्रक्रिया आपकी त्याग की हो उत्सर्जन की प्रक्रिया आपकी होती है। अब जानते हैं एक कोशिकीय जीवधारी में पाचन कैसे होता है। एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा के भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। आपका जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जंतु होता है, तो आप जानिए, इसे याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे आपसे कि एक कोशिकीय जंतु कौन सा होता है तो अमीबा पैरामीशियम का नाम आप ले सकते हैं। ये भोजन का पाचन इसमें किससे होता है? खाद्य धानी में होता है। खाद्य धानी के किनारे से विकर एंजाइम स्रावित होते हैं। रासायनिक क्रिया के कारण भोजन सरल अवस्था में पच जाता है। इस प्रकार के पाचन को अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। मतलब जो एंजाइम होता है आपके वो पदार्थों से मिलकर उसे क्या करता है? स्रावित जब होता है तो भोजन से मिलकर सरल रूप से सरल अवस्था में पचित हो जाता है। इसी प्रकार के पाचन को हम कैसा पाचन कहते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं, जो शरीर के अंदर होता है। अब जानते हैं बहुकोशिकीय जीवधारी में पाचन कैसे होता है। और बहुकोशिकीय जीवधारी कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीवधारी में पाचन कुछ विशेष अंगों में होता है जो अंग तंत्र के भाग होते हैं। पाचन के लिए विशेष तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र विभिन्न अंगों का बना होता है। हम पाचन तंत्र तथा मनुष्यों में इसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। मतलब ये मनुष्यों के में होता है, जो आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो आपके मनुष्य होते हैं, उनमें कैसे होता है इस तरीके से हम जानेंगे। अन्य जीवधारी जैसे मछली, मेढक, खरगोश आदि में मनुष्य के समान पाचन तंत्र होता है। जो आपके मछली, मेढक, खरगोश, मनुष्य होते हैं ये आपके जो जीव होते हैं आपके बहुकोशिकीय होते हैं। और इनमें मेढक, खरगोश, मछली और मनुष्य में पाचन किस तरीके का होता है? एक समान होता है। मतलब मनुष्य के समान पाचन तंत्र होता है इन तीनों में, मछली, मेढक और खरगोश में। तो अब जानते हैं हम मनुष्यों में पाचन किस तरीके से होता है। मनुष्य में पाचन चलिए देखते हैं। मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। वह पौधों और जंतुओं दोनों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है। मतलब जो आपका मनुष्य होता है वो क्या होता है? परजीवी होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, सर्वाहारी होता है। मतलब वो जंतुओं पर भी निर्भर है, वो पौधों पर भी निर्भर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। और ये भोजन के लिए ही आश्रित रहता है, जंतुओं पर और पौधों पर। मनुष्य में भोजन का अंतःग्रहण हाथों द्वारा मुख में होता है। आमाशय मतलब आपका होता है पेट। आमाशय में भोजन पहुंचने से पहले ये दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। हमने बताया था कि अगर हम मुंह में मतलब भोजन को डालते हैं उसके बाद वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में नहीं आता, वो उसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हम, अगर कोई पूछे आपसे पाचन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप कह देंगे कि पाचन हमारे मुख से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। क्योंकि जब भोजन को हम मुंह में डालते हैं, अपने मुख में डालते हैं, तो उसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं? उसे तोड़ते हैं। हमारा पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होता है। इस तंत्र के अन्य अंग ग्रास, नाल, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर को आपको यकृत या जिगर भी कहते हैं, पित्ताशय, अग्न्याशय तथा गुर्दा होता है। ये सारे जो आपके पार्ट होते हैं ये पाचन तंत्र में क्या करते हैं? आप मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र के मुख्य मतलब भाग होते हैं आपके बॉडी के, जो पाचन में सहायता करते हैं। तो पहला आपका स्टेप आता है मुख, मतलब मुंह। जैसे ही हम भोजन को अपने दांतों से चबाना प्रारंभ करते हैं वैसे ही पाचन शुरू हो जाता है। जैसे मतलब चबाना स्टार्ट किया वैसे ही पाचन क्या हो गया? शुरू हो गया। मुख में अन्य अंग, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां लार श्रावित करती हैं जो चबाए हुए भोजन से मिलकर भोजन की लुगदी बनाती है। लुगदी मतलब उसे और भी महीन करती है, जिससे भोजन निगलने में कठिनाई नहीं होती। अगर टुकड़ा बड़ा रहेगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है भोजन को डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में। बट अगर उसे हम धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ के फिर उसे पीस लिया जाता है अंदर, तो उसकी लुगदी बना दी जाती है, जिससे भोजन को
हम जब निगलते हैं तो बहुत आसानी होती है, कठिनाई नहीं होती है। जीभ लार को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार जो आपके मुख में लार होता है, लार भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में बदल देता है। आपकी जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार जो होता है वो भोजन को मंड से मतलब भोजन को किसमें बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज आपका एंजाइम होता है। तो ये आपका मुख से जो पाचन होता है, मुख से स्टार्ट होता है, उसके बारे में हमने बताया। अब हम इसको आगे का इसके देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपकी यहीं पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इसे अच्छे से आप लर्न करें और आप पाचन के बारे में अभी मुख में जो आप पाचन होता है उसके बारे में आपने जाना, और अगली वीडियो में आप लोग उसके आगे का जानेंगे। ठीक है।